Please subscribe my YouTube channel MRS Online Study and press the bell icon. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MRS ऑनलाइन स्टडीज में। और आप सभी को बताना चाहूंगा आज का जो टॉपिक है गोलीय पृष्ठों पर परावर्तन। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और घर पे रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए आप सभी, मेरी ईश्वर से ही कामना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं गोलीय पृष्ठ। देखिए गोलीय पृष्ठ क्या होता है, जब कांच के किसी गोले से, कांच का कोई गोला है तो कांच के किसी गोले से अगर हम कोई पृष्ठ काट लेते हैं तो आपका गोलीय पृष्ठ या वक्रीय पृष्ठ का, तब जैसे कि आपका ये एक गोला है और इस गोले से हमने ये ऐसे गोला है, ठीक है, सर्किल है, सॉरी सर्किल नहीं, स्फीयर है, और इस गोले से हमने यहां से ब्रेक कर दिया, ऐसे काट दिया, ये हटा दिया, ये काट दिया इतना पोर्शन, और ये जो पृष्ठ है इसी पृष्ठ को हम कहेंगे गोलीय पृष्ठ। अब ये जो गोलीय पृष्ठ है जिसको हमने किसी गोले से काट के निकाला तो गोलीय पृष्ठ होगा। इससे कुछ भाग हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाग में जो है ये जो पृष्ठ है ये गोलीय पृष्ठ, तो इसमें कुछ पोर्शन जैसे आता है आपका कि गोलीय पृष्ठ में या किसी भी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि जो पृष्ठ है ये गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है, ये पृष्ठ जो है जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र होता है, सेंटर, इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। और अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या हो जाती है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये वक्रीय पृष्ठ या ये गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र का, तो वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या। और बात आती है द्वारक की, कि द्वारक क्या होता है, तो द्वारक ये होता है, ये मतलब उस गोलीय पृष्ठ का जो व्यास है, जो गोलीय पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ का जो ये व्यास होता है, डायमीटर होता है, इसको कहते हैं द्वारक। ये आपका द्वारक हो गया। ध्रुव की बात अगर की जाए तो हम कहते हैं कि वक्रीय पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु जो होता है वो होता है ध्रुव। अब अगर इसको हम समझना चाहें, देखो अगर चूंकि 3D फिगर है और मैं आपको 2D में समझा रहा हूं, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भैया जब हम पढ़ते हैं ना दर्पण तो हमको फील नहीं आता है कि ये दर्पण है, ये गोलीय पृष्ठ है, समझ में नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जब आपको एक गोला है, खोखला गोला, जैसे आप बॉल ले सकते हो, बॉल को आप अगर काटेंगे, अपनी रियल बॉल मत काटना, और अगर कोई बॉल टूट गई होगी, फूट गई होगी तो उसको आपने देखा होगा, तो जब उसको काटते हो किसी पोर्शन से तो एक कटोरी नुमा भाग बाहर आता है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ आता है ना। अब देखो इसमें अगर हम समझें तो ये अगर किसी गोले का भाग रहा होगा, इसको हमने काट दिया, जब काट दिया तो जो ये पोर्शन है, मतलब यहां से यहां तक का पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, द्वारक। समझ गए, ये आपका द्वारक है। और इसको जो सर्किल पूरा करेगा, सॉरी स्फीयर अगर पूरा होगा, अगर इसको हम पूरा कर दें तो इसका जो केंद्र होगा जिससे ये बना होगा तो उसको कहेंगे वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से और पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है यानी इस गोले की, खोखले गोले की, वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात आती है ध्रुव की, तो इसमें तो ध्रुव यहां होता तो क्या हम यहां पे ध्रुव करेंगे, नहीं, ध्रुव यहां पर होगा। क्लियर, ये ध्रुव है, इसके मिड पॉइंट, इसके बीचों बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव। तो यहां पे कहीं ध्रुव होगा। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप कि ये ध्रुव होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भैया ये जो है दर्पण कौन सा है, ऐसे हमने बना दिया, बच्चों से पूछो कौन सा दर्पण, जल्दी बताएंगे उत्तल अवतल, बोल देंगे उत्तल, कोई बोलेगा अवतल, कैसे पता चला ना, अभी दर्पण नहीं है, ये पृष्ठ है। तो दर्पण क्यों नहीं है, दर्पण इसलिए नहीं कि इधर कलाई नहीं की गई है। आपको इस कांच का जो ये गोलीय पृष्ठ है, कांच का जो वक्र पृष्ठ है, इसके किसी एक गोलीय पृष्ठ पर आपको कलई करनी पड़ेगी, या तो इधर के पृष्ठ पर या तो इधर के पृष्ठ पर। अच्छा, दोनों पृष्ठों में अंतर क्या है, तो भैया आप ये देखो कि अगर इधर वाले पृष्ठ की बात करूं,
मैं कटोरी की बात कर लूं कि कटोरी के दो पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ एक ये पृष्ठ। मैं पूछूं कि इन दोनों पृष्ठों में क्या अंतर है, भाई ये पृष्ठ कटोरी का है इसमें और ये पृष्ठ कटोरी का इसमें, क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये पोर्शन जो है ये दबा हुआ है, धसा हुआ है, धसा हुआ है ना, देखो इसमें हम दाल भर सकते हैं, दाल भर सकते हैं, क्लियर। तो ये धसा हुआ पृष्ठ है यानी अवतल पृष्ठ है। ये उभरा हुआ पृष्ठ है, उभरा हुआ है ना, देखो ये उभरा हुआ हो गया ना, ऐसे उभरा हुआ, तो ये उभरा हुआ पृष्ठ है। तो ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ, क्लियर। और ये अवतल भूल जाओ तो आप याद रखो, उसे उभरा और उसे उत्तल। फील करो फिजिक्स, एकदम मन लगाकर पढ़ो। मैं आपसे वादा लेता हूं, आपको गारंटी देता हूं कि आपकी फिजिक्स एकदम हलवा हो जाएगी, इतनी इजी हो जाएगी। आप जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको देखते रहिए अच्छे से, मस्ती से, घर पर रहिए और बोर हो जाइए थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, घूम लीजिए, खेल लीजिए, फिर से पढ़ने लगिए। और ये बहुत अच्छा मौका मिला है। देखिए हर समस्याएं जो है ना वो कहीं ना कहीं से समस्याएं तो होती हैं लेकिन एक मौका लेकर आती हैं, एक बहुत सुनहरा मौका। और कोरोना वायरस जहां पर एक समस्या है तो जो लोग इसका सदुपयोग करना जान रहे हैं वो इसे अपने जीवन में एक सक्सेसफुल जो समय को यूज करना जान रहे हैं, अपने टैलेंट को निखारना जान रहे हैं, वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, घर पे रहना है, पढ़ना है। और आप ही के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सभी जो मेरे प्यारे साथी हो, बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, वीडियोस को देखना है और लाइक और कमेंट्स तो आपको करने ही करने हैं। वीडियो कैसा लगा, और हाँ दोस्तों से शेयर भी करिए, वो लोग भी देखें और सीखें। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा भी प्रमोशन होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है कटोरी, तो एक हो गया, समझ गया, ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ। क्यों, उसे उभरा उसे उत्तल। ये कौन सा पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ। क्यों, क्योंकि धसा हुआ अवतल। ठीक है, उसे उभरा उसे उत्तल। ठीक है, तो ये उत्तल पृष्ठ हो गया। अब उत्तल पृष्ठ हो गया, अब हम बात आती है दर्पण की। पृष्ठ तो हो गया, पृष्ठ समझ गए कि इसी में दो पृष्ठ, अवतल पृष्ठ उत्तल पृष्ठ। अब आता है दर्पण कि भैया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी गोलीय पृष्ठ के धसे हुए भाग पर, यह धसा हुआ भाग है, तो हमने किसी गोलीय दर्पण के या किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ के धसे हुए भाग पर कलई कर दिया। ये हमने कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई शीशा आप देखते हैं तो शीशा के पीछे देखो आप पॉलिश रहती है ना, तो उसी तरह हमने इस पर क्या कर दिया, कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये क्या होता है कि ये जो दर्पण तैयार होता है तो धसे हुए पृष्ठ पर क्या है, कलई है। किस पृष्ठ पे, अवतल पृष्ठ पर कि उत्तल पृष्ठ पर, किस पृष्ठ पर, बिल्कुल सही, अवतल पृष्ठ पर। अवतल पृष्ठ पर कलई है। तो जब अवतल पृष्ठ पर कलई है, पॉलिश है, तो आप जरा सोच के बताओ, अगर इस कटोरी के इस पर पॉलिश कर दें, हम पोत दें, ठीक है, पॉलिश कर दिया, तो क्या हमको चेहरा इधर दिखेगा, नहीं, इधर से दिखेगा। क्लियर है, तो इसमें उभरे हुए पृष्ठ से हमको चेहरा दिखाई देगा, धसे हुए पृष्ठ से हमको चेहरा नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि धर्म ने पॉलिश कर दी है। तो जब हम उभरे हुए पृष्ठ से चेहरा देख पाएंगे तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो डिफिनेशन, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर या धसे हुए भाग पर पॉलिश हो या कलई हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब अगर हम अवतल की बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि भैया अगर हम किसी दर्पण के उभरे हुए, यानी अब हमको उत्तल नहीं चाहिए, उत्तल चाहते, उत्तल दर्पण कब मिलता, जब उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश ना हो, तभी तो हम उभरे हुए पृष्ठ से चेहरा देख पाएंगे। अब हमको अवतल दर्पण चाहिए, मतलब उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करनी है। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से हो। प्रकाश का परावर्तन, हमें चेहरा जो है वो धसे हुए तल से दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं,
अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है। अब देखो आप एक अच्छी चीज है कि आप अपने घर में चम्मच लो और आज कभी करके देखो अगर है, और चम्मच या कटोरी भी ले सकते हो, साफ होनी चाहिए, आपको दिखाई दे। तो इधर से चेहरा देखो, दबे हुए तल से चेहरा देखो अपना, ठीक है, और फिर उभरे हुए पृष्ठ से चेहरा देखो, और इसको पास लाओ, दूर ले जाओ और देखो कैसा फील कर रहे हो, क्या अनुभव कर रहे हो, देखो जल्दी और नोटिस करो। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है कि इधर से चेहरा नहीं दिख रहा है, इधर से चेहरा दिख रहा है। अच्छा, दूर पास लाने पे अंतर नहीं हो रहा, यहां अंतर हो रहा है। ठीक है, तो फील करेंगे आप। अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की स्थितियों पर, मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं अगर हम जानते हैं तो देखो प्रतिबिंब क्या होता है, तो बिंब का मतलब समझे। बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब जब वस्तु से, कोई वस्तु है तो वस्तु से कोई किरण निकले, ठीक है, और वो जाकर कहीं टकराए और टकराकर वे किरणें एक दूसरे को फिर किसी स्थान पर काटें। मतलब जब किसी स्थान पर काटती हैं तो वो जो बिंदु होता है, ये पहले वस्तु जो था, बिंब था ना, उसी का ये फोटो कॉपी समझ लो, यानी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है। बिंब का मतलब वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब कि वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें फिर जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर या उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हम अगर प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब के लिए कुछ स्थितियां हैं, उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की कुछ स्थितियां हैं जिनको हम सीखेंगे कि कौन कौन सी स्थितियां हैं उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की। हम सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण की स्थितियां जो होती हैं, स्थितियां समझने के लिए अगर हम चिन्ह परिपाटी भी समझ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आइए हम चिन्ह परिपाटी भी समझते हैं, उसके बाद मैं एक हिंट्स दूंगा और हिंट्स के द्वारा आप जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सभी स्थितियां बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, बहुत आसानी से, मतलब 1 मिनट लगेगा। हिंट्स आपको जब मैं बता दूं उसके बाद 1 मिनट लगेगा। तो हिंट्स के लिए तो बाद में पहले आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, फिर बाद में समय समय पर कुछ मैं टिप्स देता रहूंगा, हिंट्स देता रहूंगा, ठीक है, जिनसे आप समझ पाए चीजों को। अगर हम बात करते हैं यहां पर स्थितियों की, तो पहले हम जानते हैं चिन्ह परिपाटी। देखो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, कोई दर्पण है, कोई भी आप ले लें, ये जैसे मान लो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उभरे हुए पृष्ठ पर कलई नहीं है, दबे हुए पृष्ठ पर कलई है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण हो गया तो देखो दर्पण कोई भी हो, ये आपका क्या हो जाता है, ध्रुव, ये आपका ध्रुव होगा, मिड पॉइंट हो गया, पे ये ध्रुव हो गया P, और यहां पर कहीं वक्रता केंद्र होगा C, और वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या यानी R। और अगर कोई रेखा ऐसी है जो ध्रुव वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाए तो इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्लियर है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो यहां से अगर हम बात करें, ये दर्पण जो है मुख्य अक्ष को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो इधर का भाग है ये है RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, और इधर का जो भाग है वो क्या है, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो ऐसे देख लो, अगर कंफ्यूजन तो यहां पर खड़े हो तो आप देखो ये पोर्शन आपके दाहिने हाथ की तरफ है, ये बाएं हाथ की तरफ है। तो दाहिना हाथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव हाथ माना गया, सकारात्मक हाथ माना गया, इसीलिए हम इसी से लिखते हैं, इसी से भोजन करते हैं मोस्टली, है ना, अधिकतर लोग यही इसी को यूज करते हैं। तो एक पॉजिटिव हाथ माना गया है, सकारात्मक हाथ है, ये धनात्मक है। तो इसी कारण से जो इस तरफ से दर्पण के जो इधर का पोर्शन होता है, इधर की जितनी भी डिस्टेंस हैं वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्या होंगी, धनात्मक होंगी। इधर की जितनी भी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, और अब ये धनात्मक हाथ है तो ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो इधर जो होगा ये ऋणात्मक हाथ है, मतलब इधर इस से दर्पण से इधर की जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी का पहला नियम आप समझ गए होंगे। और दूसरा नियम क्या है चिन्ह परिपाटी का, दूसरा कि भैया अगर आप ऊपर जा रहे हो, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो धनात्मक बात है, कि नीचे जा रहे हो तो धनात्मक बात है। भाई धनात्मक तो तभी ना जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है, मतलब
पदोन्नति हो रही है तो अच्छा काम कर रहा है, धनात्मक कार्य कर रहा है, और डिमोशन हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है कि गलत काम कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो इसीलिए ये जो आपका अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इससे ऊपर, वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ऊपर जो भी दूरियां मेजर की जाएंगी, जो भी दूरियां मापी जाएंगी ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी दूरियां होंगी वो सब क्या होंगी, धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की जितनी भी दूरियां होंगी वो सब क्या होंगी, ऋणात्मक। अभी इसका यूज हम सिखाएंगे। अभी तो आप इतना जान लो कि भैया दर्पण के दाहिने सब कुछ सारी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक, दर्पण के बाएं ऋणात्मक, दर्पण से ऊपर धनात्मक, और सॉरी मुख्य अक्ष से ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आपके हो गए चिन्ह परिपाटी, बुक में लिखी हुई, आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ध्यान से वीडियो देखिएगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करें। ठीक है, आपके पास तो बटन है, तुरंत रिप्ले करेंगे, बस मास्टर फिर से पढ़ाने लगेंगे, है ना। वेरी गुड। अब आगे हम सीखते हैं कि वस्तु और प्रतिबिंब के लिए, वस्तु और प्रतिबिंब जो बन रहे हैं उनके कुछ नियम और सीखते हैं। 3 नियम याद रखिए। पहला नियम ये कि कोई भी दर्पण के लिए जो परावर्तन हो रहा है उसके लिए मैं नहीं बताऊं, ये क्या हो गया, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि उभरे हुए पृष्ठ पर कलई है, धसे हुए पृष्ठ पर कलई नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण हो गया, और इसके मिड पॉइंट क्या हो गया, पी, क्या कहते हैं इसको, पोल, हिंदी में थ्रू। क्लियर। और ये खोखला गोला, मतलब ये जो वक्रपृष्ठ है, ये वक्रपृष्ठ किसी खोखले गोले का भाग रहा होगा, तो गोला तो इधर पूरा होगा ना, थोड़ी तो कि ऐसे गोला हो जाएगा, तो गोला इधर होगा। जब गोला ऐसे पूरा होगा तो इसका वक्रता केंद्र यहां कहीं होगा, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र सी, और वक्रता केंद्र और पी को मिला दिया, ये क्या कहलाया, वक्रता त्रिज्या। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और इसी को अगर हमने बढ़ाते हुए रेखा खींच दी, क्या कहलाया, क्या कहलाया, मुख्य अक्ष। बिल्कुल। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, वो क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसके बीचों बीच में, ये तो ये डिस्टेंस हो गई आर, ठीक है, दूरी हो गई, लेकिन इसके बीचों बीच में एक बिंदु होता है। कहां पर होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव की रेखा, वक्रता त्रिज्या को जो डिवाइड करता है एकदम बराबर भागों में, वहां पर, यहां पर एक बिंदु होता है जिसको कहते हैं एफ, और इसको कहते हैं फोकस। ठीक है, ये फोकस हो गया। अब यहां पे हमको समझना क्या है, देखो समझना यह है कि इसके परावर्तन के लिए अगर हमको किरण आरेख बनाना है, तो किरण आरेख के लिए हमको जानना चाहिए कि कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। किससे जाएगी, फोकस से होकर। ठीक है, यहां पे करते फोकस, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ये किरण इधर से आई तो कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो ये भी कहां जाएगी, फोकस से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सॉरी। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, मान लो ये किरण ऐसे आई मुख्य समांतर, तो ये भी फोकस से जाएगी। मतलब कितनी भी किरणें हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी। एक चीज तो ये याद रखनी है, तो मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अवतल के लिए, अभी उत्तल के लिए भी बता दूंगा, वैसे ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगर उत्तल के लिए इसी में हो जाएगा तो बताएंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो। और आप लोग ये भी सजेस्ट करिएगा कि वीडियो कितने टाइम पीरियड का रहे तो आप देखने में अच्छा फील करते हो, तो छोटे छोटे वीडियोस में मैं डिवाइड करता रहूंगा। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि भैया अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से, इधर से आई वक्रता केंद्र से होकर गई, तो आप बताओ परावर्तन के बाद क्या होगा,
परावर्तन के पश्चात वो कहीं नहीं जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो जो वक्रता केंद्र से आएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और अगर हम तीसरी बात करें, ठीक है, तीसरी बात क्या होती है, जो तीसरा नियम समझ लीजिए वो ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण कहां जाए, फोकस F से, ये फोकस आपका F है, तो अगर कोई प्रकाश किरण फोकस F से होकर जाती है, मान लो ऐसे कोई प्रकाश किरण आई, तो प्रकाश किरण फोकस F से होकर जा रही है, तो वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्थितियों को बनाते हैं। बनाने के बाद हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। तो इसमें बनाने स्थितियों को कि कितनी स्थितियां होती है, तो स्थितियां मतलब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तुएं कहां कहां रख सकते हैं। हमने अवतल दर्पण बनाया, ये है आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि धसे हुए तल पर कलई नहीं की गई है, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई है। ठीक है, इसलिए उत्तल पृष्ठ पर कलई है, उत्तल पृष्ठ पर कलई है, क्योंकि उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है, उत्तल पृष्ठ पर कलई है। तो ये है दर्पण कौन सा, अवतल। तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अच्छा भैया, तो हम अगर देख रहे हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का बिंदु, ये बिंदु हो गया बीच में, पता चल गया आपको? नहीं पता चला? बिल्कुल पता चल गया। क्या है? बिल्कुल सही, ध्रुव। पी सिर्फ ये ध्रुव हो गया। ये दर्पण किसी खोखले गोले से काटा गया है, तो ये जिस खोखले गोले का भाग था उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सी से लिखा। अब वक्रता केंद्र से हमने इसको मिलाया ध्रुव को, तो ये जो हमारे पास रेखा आई ये क्या हो गई? त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच में एक बिंदु हो गया, क्या कहते हैं? फोकस F। ठीक है, अब ये F हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सही कर लेते हैं ये ऐसे, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। वो थोड़ा सा मेजरमेंट थोड़ी सी परफेक्ट नहीं होगी में भी, उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इस बोर्ड पे लिखने का अभ्यास जो है वो हमारे पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात है, पढ़ाने का प्रयास हम पूरा अच्छा करेंगे आपको, और जो कमियां हैं वो धीरे सुधरती रहेंगी। चीज़ें हम अच्छे ट्रिक से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, अच्छी अच्छी बातें लाएंगे आपके पास। वीडियो देखते रहिए, बस रिक्वेस्ट यही है। जितनी अच्छी वीडियो देखेंगे उतना अच्छा सुधार होगा। वीडियो देखना कम कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदर भी मोटिवेशन का भाव आ जाए और फिर हो सकता है उतनी खार ना ला पाए जो लाना चाहते हैं। चलिए भैया, देखा जाए, क्या देखा जाए? इसमें हम देखते हैं कि कहां पर हम वस्तु रख सकते हैं। जी हाँ, देखते हैं कहां पे वस्तु रख सकते हैं। यहां पे वस्तु रख दें, प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहीं नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर कलई है, और कलई है तो प्रतिबिंब बनने का कोई सवाल नहीं उठता। जी बिल्कुल जी, आपने सही सुना। तो फिर इधर यहां पे रख दे तो, अरे बाबा इधर कहीं भी रख दो वस्तु, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कलई है, और अगर कलई होता है तो कलई के उधर तो प्रतिबिंब कहां से बनेगा? कुछ नहीं दिखेगा। ओके, नहीं बनेगा। चलो इधर दिखेगा। हाँ, इधर दिखेगा। कहां पे? चाहे जहां दूर वस्तु रखी दी गई। देखते हैं कुछ स्टेशन, कुछ स्थान, तो दूर दूर दूर, कहां दूर? बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। बहुत दूर को क्या कहते हैं? अनंत। यानी वस्तु कहां रख सकते हैं? अनंत पर। तो देखो, पहली स्थिति हो सकती है, पहली स्थिति क्या हो सकती है कि वस्तु
अनंत पर हो। दूसरी, अनंत से आगे ले आओ और थोड़ा आगे, अनंत से थोड़ा आगे। तो अनंत से जब आगे आ गया तो वस्तु कहां है? अनंत से इधर। अनंत के इधर मतलब कहां? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये कौन सी स्थिति है? दूसरी। और तीसरी स्थिति क्या है? वस्तु को आगे ले आओ। अब कहां है ये? मान लो मैं वस्तु इसको समझ लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये देखो वस्तु कहां है? क्या ये अनंत पर है? जी नहीं, अनंत पे तो बहुत दूर थी, अनंत पे तो नहीं है। तो कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। क्लियर? क्लियर। अच्छा, और वस्तु को थोड़ा सा आगे और लेकर आते हैं हम। एक मिनट। हाँ जी, चलो वस्तु को और आगे लेकर आए। अब कहां है? अभी भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अच्छा, अब अभी भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब अभी भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब वक्रता केंद्र पर आ गई वस्तु। कहां गई? वक्रता केंद्र पर, मतलब तीसरी स्थिति। कहां पे आ गई? वक्रता केंद्र पर। और आगे बढ़े, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब फोकस पर। वस्तु कहां है? फोकस पर। क्लियर है? वस्तु कहां है? फोकस पर। और आगे, अब वस्तु कहां है? फोकस और ध्रुव के बीच में। वस्तु कहां है? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो स्थितियां कितनी बनी? स्थितियां बनी, एक स्थिति बनी अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पे, तीसरी बीच में हो गई तीसरी स्थिति। ये आपकी तीसरी स्थिति है, ये आपकी दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति वहां चली गई अनंत पे, दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर। ठीक है? और चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है? अगली स्थिति, अगली कौन सी थी? पांचवी स्थिति। कहां पर? फोकस पर। और ये छठी स्थिति कहां पर है? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये 6 स्थितियां हैं। अगर इन 6 जगहों पर हम रखते हैं वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, इसके किरण आरेख और ट्रिक्स आपको हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसी को यहीं पर रोक रहा हूं और मेरा अगला वीडियो जल्द आएगा, आप उसमें सब में देख पाएंगे। हाँ, इसकी चीजों को आप बताइए, डिस्कस करिए। धन्यवाद। जय